नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं नोट्स रिवीजन वाली, ये है एनसीईआरटी का सारांश। जियोग्राफी का जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं, और जियोग्राफी भी ये विशेष रूप से कौन से टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेके 12 तक जहाँ कहीं भी ये टॉपिक आए हैं, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवनें, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं समाधान, फिर ये भारत का भूगोल के ये टॉपिक, इन टॉपिक को हम देखने वाले हैं। और वैसे ये तत्कालीन रूप से आपके रीट एग्ज़ाम जो 23 और 24 जुलाई को है L2 का, उसमें आपके विशेष उपयोगी है। और उसके अलावा सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता, जीके पेपर, जियोग्राफी या अन्य कहीं पर भी जहाँ जियोग्राफी आती है जीके में, वहाँ पर भी एनसीईआरटी जो सिलेबस अभी चल रहा है वो उपयोगी है। तो हम ये सारे टॉपिक जो है नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सौरमंडल, ठीक है। यूनिट 6 है वैसे ये, रीट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या C-टेट की बात करें तो यूनिट 6 है ये उसमें। तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। टॉपिक 1, और विशेष बात आपको बता दूं, ये नोट्स मिलेंगे कहाँ, PDF कहाँ मिलेगी, तो ये करीब इसमें 137 पेज है इसमें। और फिर आगे जो है वो मैप है, और दोनों मिलाकर 170 के आसपास पेज है। तो 137 पेज ही आपके लिए काफ़ी है, आप इनके प्रिंट करवा सकते हो। और ये मिलेंगे आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें चिराग नाम का जो कोर्स है अभी रीट के लिए, उसमें आपको जो है ये PDF आपको मिल जाएगी डाउनलोड के लिए। हमने इसका नाम दे रखा है PDF 26। क्यों? क्योंकि 26वीं PDF हमने जो है वो नोट्स के रूप में डाली थी। तो खगोलीय पिंड क्या है, ठीक है। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। यानी हमें सामान्यतः, अब आप कहेंगे सूर्य तो रात में चमकता नहीं, तो सूर्य हमें नहीं दिख रहा रात में चमकता हुआ, बाकी सूर्य तो 24 घंटे चमकता रहता है। चंद्रमा हमें रात में दिख जाता है चमकता हुआ, क्यों? क्योंकि वो किरणें सूर्य की जो है इससे टकराती है, तो आसमान में, बाकी तो अंतरिक्ष में चली जाती है, उससे जो टकराई तो उसका प्रकाश परावर्तित हुआ। तो यानी वो सभी वस्तुएं जो, चाहे वो तारे हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, जो आसमान में हमें दिखाई देती है, वो खगोलीय पिंड है। अब तारा किसे कहते हैं, ठीक है, आप सुनते जाइए, रिवीजन होता जाएगा आपके, और आपके रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, क्लास अच्छी लगेगी तो हम बाकी यूनिट भी करवाएंगे। आप कमेंट करके बताना, प्रतिक्रिया ज़रूर देना। खगोलीय पिंड जो तारा क्या है, तारा भी एक खगोलीय पिंड है। इसका बड़ा आकार होता है, बहुत बड़ा। सूर्य तो जो है पृथ्वी से कितने ही गुना बड़ा है, और गर्म होता है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन जो है गैस, उनका वो उसके अणुओं के जो संलयन से ऊष्मा जो है वो निकलती है, गैसों से निर्मित होता है, स्वयं की ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है। तो आसमान में अपने को जो अरबों खरबों तारे दिखते हैं ना, वो सारे के सारे सूर्य जितने ही शक्तिशाली है, मगर वो बहुत दूर है, अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर होने की वजह से हमें वो केवल टिमटिमाते हुए कोई 0 वाट के बल्ब जैसे दिखते हैं, मगर वो ताकतवर कितने हैं, सूर्य जितने ही हैं। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है, सौरमंडल का तारा है। सप्त ऋषि नक्षत्र मंडल, आपने सुना होगा ऋषि मुनियों से, क्या अपने दादा नानी आदि से, कि इस आसमान में जो एक 7 तारों का समूह होता है वो इस प्रकार का पाया जाता है, 4 इस प्रकार से, फिर एक 5, एक 6, एक 7। कहते हैं कि ये 7 ऋषि है कोई महान, तो ये तो अपनी धारणाएं हैं। तो सप्त ऋषि नक्षत्र मंडल उसको बोलते हैं, 7 तारों का समूह है। अर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का ये भाग है, बिग बियर या अर्सा मेजर, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है सौरमंडल की, यानी अपना जो परिवार है सौरमंडल, जिसमें हमारा जो मुखिया है वो है सूर्य, ठीक है। और फिर उसके आगे है 9 ग्रह थे, जिसमें से एक ग्रह को हटा दिया। तो पहले मैं भी सोचता था, कि विद्यार्थी भी पूछते हैं कि हटा दिया मतलब वैज्ञानिक इतने होशियार हो गए कि उस ग्रह को उठा के साइड में रख दिया, हटा दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, ग्रह तो वो वही है प्लूटो, मगर उसको ग्रह का दर्जा हटा दिया है, ग्रह का जो पदक था, उसके जो स्टार लगाए हुए थे ग्रह के, वो हटा लिए हैं। तो इसके देखो आगे मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, बुश, PM,
बुध जो है प्रधानमंत्री है, मतलब बुध, शुक्र, पीएम पृथ्वी, मंगल, और फिर वो क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है जिसमें छोटे मोटे भाटे, डबोरे, पत्थर टाइप के, मतलब टुकड़े, छोटे मतलब बड़े बड़े हैं, वो चट्टाने हैं, ग्रह नहीं है। तो ये आंतरिक ग्रह है। बुस सही, इसको शुक्र है ये, मतलब बुस पीएम। फिर उसके बाद में वस या बस आवे, ये ट्रिक है देखो दोस्तों, ठीक है, बनाई हुई। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वैसे इसको मरकरी, वीनस, पृथ्वी, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये भी कहते हैं। ये आंतरिक ग्रह, ये बाह्य ग्रह। बड़े के हिसाब से, छोटे के हिसाब से ट्रिक याद रखनी है। तो बस आवे पसुम्बा खुश हुआ, ये मैंने जियोग्राफी वाले में बताया था कि बस आवे पसुम्बा, जैसे मोगेम्बो है ना, वैसे पसुम्बा खुश हुआ। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये बड़े से छोटे का क्रम है। सूर्य अब पृथ्वी के नज़दीक, शुक्र, मंगल, तो इसमें जुड़वा बहन नज़दीक शुक्र है। पृथ्वी के जैसा वातावरण मंगल का है। क्लियर। अब देखो सूर्य है जिसमें 8 ग्रह हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं। 63 उपग्रह है। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 है, फोबोस, डिमोस, बृहस्पति के भी काफ़ी है, शनि के सबसे ज़्यादा हैं, तो जुपिटर वगैरह जैसे। तो लाखों छोटे पिंड, तो ये 63 उपग्रह याद रख लेना। जैसे क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु वृत्त मात्रा में धूलिकण और गैसों से निर्मित है। ठीक है। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। निहारिका जिसमें अरबों खरबों तारे हैं। सूर्य, अब सूर्य जो है वो, उसके बारे में एनसीईआरटी की किताबों में मुख्यतः 6, 7, 8, कई जगह 9, 10, 11, 12 जहाँ कहीं भी लगा इसका टॉपिक। तो सौर मंडल का केंद्र है, गर्म गैसों से निर्मित है, सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, मतलब इसमें गुरुत्वाकर्षण है। तो ये ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, चक्री चढ़े हुए हैं और बस उसी में घूमते रहते हैं अनंत समय से। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो दूर है वो है सूर्य। चलो आपको सूर्य की थोड़ी 3D इमेज भी दिखा देते हैं। एक दिन पहले वाली क्लास में दिखाई थी आपको, देखो ये है सन, देखो ओहो, है ना, एकदम ऐसा लग रहा है आग का गोला है और बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये है सन, देखो इस पर ये डब्बे भी है, सूर्य, ठीक है ना। अन्य ग्रह भी दिखाएं आपको, देखो जैसे ये अर्थ है, पृथ्वी, अब इसमें नीला है वो पानी है इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। सभी ग्रह हम देख लेते हैं। उसके बाद में ये मरकरी है यानी कि बुध, देखो ना, ये सुबह आपको 4 बजे लगभग 4, 4:30 बजे सूर्योदय की दिशा में, पूर्व दिशा में आपको जो चमकता हुआ तारा दिखता है वो बुध है। और ये विनस, शुक्र, ठीक है। ये क्या है, इसमें गर्म गैसों का भंडार है इस पर। और उसके बाद में मार्स, ये मंगल, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये क्या है, पृथ्वी से हालांकि 2 नंबर पे दूरी पे है, मगर यहाँ पर पृथ्वी के जैसा ही वातावरण है, उस वजह से ऐसा अनुमान है कि यहाँ जीवन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है जुपिटर, ये सबसे बड़ा ग्रह है। इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, बृहस्पति, ठीक है। तो ये बृहस्पति है। और इसके बाद में ये है सैटर्न, ये है शनि, इसके चारों ओर ये वलय है। ये वलय किस चीज़ के, आप कमेंट करके जो है बताएं। देखो 3D में ऐसे आनंद आता है ना, ऐसे ये देखो जैसे बस घूम के आ गए वैसे। और उसके बाद में ये यूरेनस है जो कि नीले कलर का है, अरुण बोलते हैं इसको। और ये जो है एक तो विपरीत दिशा में, अरुण और शुक्र 2 विपरीत दिशा में, जैसे पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम, तो यहाँ सूर्य उल्टा उदय होता है पश्चिम में। कई बार अपने कहते हैं ना, अरे आज सूर्य कहाँ उदय हो गया, कोई व्यक्ति अचानक आता है तो इसे कहते हैं। तो यहाँ पे रियल में वैसे होता है, कहाँ पे अरुण और शुक्र। और जो ये लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसी को कहते हैं शायद, कि वो क्या है 66 डिग्री झुका हुआ है। और ये है नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हमने देखे। अब हम देखते हैं आगे ग्रह जो है
कैसा क्लास कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि कोई चीज़ नई शुरुआत करते हैं तो आपके लिए उपयोगी है, तभी इसको आगे जारी रखें। खगोलीय पिंड है, स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। पृथ्वी में खुद की रोशनी थोड़ी है कोई, चंद्रमा में खुद की रोशनी थोड़ी है कोई, सूर्य की लाइट, सूर्य की किरणें तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के से दूरी के अनुसार इस प्रकार से हैं। सबसे पहले सूर्य के पास में है बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि बुश, जैसे बुश अमेरिका का राष्ट्रपति था, मगर हमें प्रधानमंत्री याद रखना है, बुश पीएम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और उसके बाद में बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अरुण जो है उसको यूरेनस बोलते हैं, ठीक है, साइज छोटी तो नहीं है ना, कम, यूरेनस। और नेपच्यून बोलते हैं वरुण को, ठीक है। पहले ए आता है, वह बाद में आता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या ब स आवे, बस आवे, ठीक है। आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह का मतलब जो 4 ग्रह है जो पट्टी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के अंदर है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। सूर्य के बहुत नज़दीक चट्टानों से निर्मित है ये, और अधिक घनत्व है इनका। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य स्थित है। ये पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं, यानी पृथ्वी के जैसे से, ठीक है, इसलिए पार्थिव ग्रह, पृथ्वी के आसपास के, तो अंदर वाले ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इस यूनिट से 60 क्वेश्चन बनाए हुए हैं और उसका वीडियो भी मैं लगा चुका हूँ, जियोग्राफी यूनिट वाली 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यूट्यूब पे देख लेना आप वीडियोज़ में। बाह्य ग्रह, अब वो जो 4 ग्रह है, बृहस्पति शनि, यू है ना, यू, ठीक है, इसको ए भी याद रख लेना ना, अरुण, और वह लास्ट वाला नेपच्यून। तो ये 4 है, वो बाह्य ग्रह है। ये सूर्य से दूर है, इनका आकार बड़ा है, गैस और तरल पदार्थों से ये निर्मित है। ये जैवियन ग्रह कहलाते हैं। ये 2 नए नाम आप ध्यान रखना, बृहस्पति वाले तो है जोवियन और अंदर वाले 4 है पार्थिव, ठीक है। जोवियन यानी बृहस्पति की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में, 2006 याद रखना, प्लूटो को ग्रह की सूची से बाहर रख के उसको बोना ग्रह मान लिया। मतलब उसका क्या कारण था कि जैसे ये सूर्य है, चलो आपको फोटो ही दिखा देते हैं, है ना, कि बोना ग्रह है, उसको क्यों माना, ठीक है। जैसे ये देखो, इनका है ग्रहों का जो परिभ्रमण और परिक्रमा देते हैं ना, फेरी लगाते हैं, तो परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन। जैसे देखो बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कोई भी किसी की कक्षा में नहीं घुसता, सब अपने अपने घेरे में घुसते हैं। प्लूटो में क्या था कि प्लूटो ऐसे आता और यहाँ अंदर घुस जाता, फिर ऐसे, तो ये उसका अंदर घुसने, अब एक बार घुसता, 2 बार घुसता है, पता नहीं, इसे याद आ रहा है मुझे। एक तो ये कारण था क्योंकि एक दूसरे के कक्षा में घुस रहा था, खुद की स्वतंत्र कक्षा नहीं थी। फिर इसका आकार भी छोटा था, जैसे ये तो बड़े बड़े ग्रह है, बृहस्पति शनि वो छोटा था, इसलिए कहा कि इसको हटाओ, 9 को छोड़ो। तो पुरानी 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अब 8 ग्रह जो है वो माने जाते हैं। एक बार पुनः देख लो, सूर्य, बुध शुक्र पीएम पृथ्वी मंगल, उसके बाद में बस बृहस्पति शनि, आवे अरुण वरुण, ए मतलब यूरेनस, वह वरुण नेपच्यून, ठीक है। अब हम पुनः वहाँ चलते हैं नोट्स की ओर। बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर चले, ये आपको थोड़ा याद रखना है। शनि के तो है ही, बृहस्पति और यूरेनस के भी है, यानी कि केवल नेपच्यून के नहीं है, बाकी केवल छल्ले भी है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। शुक्र जो है ना, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के नज़दीक भी है, जुड़वां भी है, और सुबह और सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। हालांकि तारा है नहीं है, मगर हमें देखने में तारा सा लगता है। तो सुबह का तारा, साय का तारा, सुबह भी 6-1 बजे, शाम को भी 7-1 बजे, यानी अंधेरा सा पड़ता ना, उस समय यह आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। सुबह तो दिखेगा पूर्व की ओर, शाम को दिखेगा पश्चिम की ओर। तो ऐसे आपको लगेगा कि शुक्र, आप पहचान लोगे आराम से।
सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जैसे कक्षा कहा जाता है, अभी हमने देखा। ठीक है, अब है पृथ्वी के बारे में खास बातें हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा, देखो तीसरा हो गया ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बुध पीएम। आकार में पांचवा, ये आपको याद रखना। देखो आकार में पांचवा कैसे, आकार वाला याद है ना आपको, मैं बस आवे पशु खुश हुआ, बस आवे पै, पांचवे पे आ रहा ना, तो वैसे भी पृथ्वी, तो पै पृथ्वी पांचवा। ध्रुवों के पास चपटी है ये ऐसे, यानी कि थोड़ी सी चपटी है ध्रुवों से, और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 2/3 सतह पर पानी है, 2/3 मतलब यानी वैसे शुद्ध 71% पर, तो इसलिए नीले रंग की ये दिखाई देती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, और ये दोनों सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। राजस्थान की सभी सड़कों को जोड़ दिया जाए तो चांद तक पहुंचा जा सकता है। इसकी सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। कई बार मजाक में पूछते हैं, ये 1969 में गए थे, कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, कि नील आर्मस्ट्रांग ने। दूसरा किसने रखा, कि दूसरा भी उन्होंने रखा, ये तो नहीं एक कदम रखा फिर वापस उड़ के आ गए, तो दोनों ही उन्होंने रखे, मगर ये मजाक की बात है। इनके साथ में एक व्यक्ति और गया था, एल्ड्रिन ऐसा कुछ नाम था उसका, एल्ड्रिन। तो 2 व्यक्ति इसमें गए थे। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में, 27 दिन और कुछ घंटे हैं, 27.5 दिन, इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। समझ गए, जैसे ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, तो ये खुद अपने अक्ष पर घूमता है ना, इसमें भी इसको 27 दिन लगते हैं खुद को घूमने में, और ये इसके चक्कर लगाता है उसमें भी इसको 27 दिन लगते हैं, 27.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे चक्कर लगाएगा, धीरे धीरे घूमता जाएगा। तो हमें मान लो हम यहाँ रहते हैं पृथ्वी पे, और हमें चांद का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये वापस वहाँ घूम के और यहाँ तक आएगा ना, तब तक इसका ये हिस्सा वापस घूम के यहाँ पर वो आ जाएगा। इसलिए एक चक्कर पृथ्वी से इसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यानी हमें इसका हमेशा एक वाला साइड ही भाग दिखाई देगा। आप एक ही जगह रह रहे हैं, अब कहीं अमेरिका जाके कहीं देख लें तो अलग बात है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, ये ग्रह के ही भाग होते हैं। क्या लाइन आई थी ये, अच्छा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है ना, क्षुद्र ग्रह का मतलब छोटे, क्षुद्र है मतलब छोटे, छोटे का मतलब ये नहीं कि इतने उतने, मतलब इन ग्रहों से छोटे, टुकड़े टुकड़े टाइप के, न गोल है न कोई और है, ऐसे ही हैं वो। जैसे मकान बनाते हैं तो फिर थोड़े पत्थर रह जाते हैं ना, कि भाई डबोरे रह गए, छोटे मोटे भाटे वाटे रह गए, मलबा रह गया, वैसे। तो मंगल और बृहस्पति ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बुध PM, एम यानी मंगल, उसके बाद में बृहस्पति है, ठीक है, जुपिटर है, तो इनके बीच में है वो मंगल और बृहस्पति की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, भूल जाते हैं विद्यार्थी इसको। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ये ग्रहों के ही भाग होते हैं। उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड रात में आप देखते हो आसमान में एक तारा टूटता हुआ से दिखाई देता है, फिर वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, फिर वो नष्ट हो जाता है घर्षण से, राख बन जाता है। कभी कभी उसका हिस्सा आके पृथ्वी पर गिर भी जाता है, और कई बार तो बड़ा हिस्सा गिरता है तो उससे झील भी बन जाती है। जैसे महाराष्ट्र में एक झील है लोनार, कहते हैं कि वो उल्कापिंड से कलेक्टर झील है वो बनी हुई है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के कहाँ गए, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, ये उल्कापिंड है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रहों की तरह, भाई और भी, यानी पृथ्वी तो है ही, और भी वो सारे के सारे साथ में चक्कर लगाते रहते हैं। छोटे मोटे हैं, कई बार रास्ता भटक जाते हैं तो पृथ्वी को ओर आ जाते हैं। प्रकाश की गति की 3 लाख किमी प्रति सेकंड है, प्रकाश की गति की 3 लाख किमी प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, यानी प्रकाश वर्ष जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है, रोशनी, सूर्य से धरती पे पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 500 सेकंड यानी लगभग 8 मिनट हो गए ना। तो इतने में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश यहाँ पे। अब वो प्रकाश 1 साल तक लगातार चले तो सोचो कितनी दूर पहुंच जाएगा, उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो ये तारों के बीच की दूरियां प्रकाश वर्ष में है। प्रकाश से भी एक बड़ी इकाई और है, उसे कहते हैं पारसेक।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर तक पहुंचने में 8 मिनट या 500 सेकंड के लगभग जो है वो लगता है। ठीक है, अब देखो ये ग्रहों की एक सूची भी दी गई है। अब आप ये पूछेंगे पुनः कि PDF कहाँ मिलेगी, तो अभी तो फिलहाल तो रीट के लिए हमने ये रीट का एक यस गुरु ऐप पे कोर्स लगा रखा है चिराग नाम से 95, उसमें हमने 28-30 के आसपास 28 PDF हमने दे दी है। ओल्ड पेपर रीट के, सामाजिक के, हिंदी के, मनोविज्ञान के, संस्कृत के टॉपिक वाइज करके, उसके अलावा जैसे NCERT के ये नोट्स है, तो इस टाइप का कई शिक्षण विधियों के कुछ क्वेश्चंस है, तो RBSE के क्वेश्चंस है वो सारे, और मॉक टेस्ट है वो सब 95 में हमने दिया है, उसी में अभी आपको मिलेगी है। आगे आपकी डिमांड हुई तो इसको अलग से भी जारी कर देंगे, अलग से ई-बुक के रूप में। तो ग्रह है देखो, बुध 88 दिन याद रख लो इसका, ठीक है, और शुक्र का 255 दिन, यानी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो ये याद रख लो। देखो सारे तो याद होंगे नहीं, पृथ्वी का आपको याद ही है, मंगल का पृथ्वी से दुगुना है, यानी मंगल में 1 साल इतने दिनों का होता है, बुध में 1 साल 88 दिन का होता है। ठीक है, बृहस्पति में 11 वर्ष लगते हैं अपने वाले, इसमें 29 वर्ष, इसमें 84 वर्ष, इसमें 164 वर्ष। तो आप ये केवल पृथ्वी के पास के जो दोनों हैं उनका याद रख लो, एक सूर्य ये बुध का याद रख लो। घूर्णन में जैसे पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, मंगल को भी 24 घंटे लगते हैं, इसीलिए मंगल पर जीवन की संभावनाएं है, क्योंकि 24 घंटे का दिन रात होता है। अब शुक्र में दिन और रात 243 दिन का होता है या 59 दिन का होता है, तो इतने में संभव नहीं है, इतना लगातार जो है वो सूर्य रहता है, फिर इस वजह से। उपग्रह देखो ये याद रख लेना, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 है, फोबोस और डीमोस। इसके 53 है, जिसमें जुपिटर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सबसे बड़ा है, शनि के भी 53 से ज़्यादा है, शनि के सबसे ज़्यादा बताते हैं, और वैसे भी देखो शनि आपको पता ही है। फिर यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, तो ये उपग्रह हो गए इनके। और आगे देखते हैं, अब है टॉपिक 2, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो हम NCERT नोट्स क्लास 6 से 12 में सौरमंडल का टॉपिक जो है वो हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं अक्षांश और देशांतर, फिर पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवनें, ये सब हम देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक हम देख चुके हैं। इसके बाद में ये भी आएगा, इसको समझ लिया होगा अच्छे से। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट करना। और ये हमने ग्रहों के बारे में भी देख लिया था। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो अक्षांश और देशांतर। तो देखिए अक्षांश, सीधी सी हम बात करें, जैसे ये पृथ्वी है, अब चूंकि ये गोल है तो कौन सी जगह कहाँ है ये कैसे तय करेंगे, तो इसको पहले 2 भागों में बांटा, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको मान लिया 0 डिग्री। आडी रेखा है तो आडी ऐसे अक्षांश, 0 डिग्री कह दिया। अब ऊपर वाला जो भाग है वो पृथ्वी का, आप 2 गोले हो गए ना, तो ऊपर वाला जो है वो कहलाया उत्तरी गोलार्ध। ऊपर याद रखना, उत्तरी गोलार्ध, मतलब ये जो गोला है पृथ्वी का उसका आधा, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें और भी हिस्से बनाए, 0 डिग्री के बाद में 1 डिग्री रेखा, 2 डिग्री रेखा, ऐसे करते 23.5 कर्क रेखा के रूप में आप जानते हैं उत्तरी, ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। अब इसके बाद ये फिर 40, 50, 60, 70 ऐसे करके मतलब 90 ऊपर है और 90 ही जो है वो नीचे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर 90, नीचे 90, बीच वाली 0 डिग्री, ये हो गई अक्षांश रेखाएं, आडी रेखाएं। इसके बाद में जो है वो देशांतर, तो एकदम बीच वैसे वाली उसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया। इसके अब इधर ये पप्पू याद रखें, पश्चिम और पूर्व, तो उधर वाली पूर्वी देशांतर, इधर वाली पश्चिमी देशांतर। तो इधर इसमें अब क्या है, आपने गणित में पढ़ा होगा, 180 डिग्री उधर और फिर 180 इधर, तो ये 360 है। ये जो देशांतर है वो 360 है, मतलब 360 डिग्री पे जैसे वो कोण वगैरह बनाते हैं ना, ये 90 डिग्री,
फिर ये जैसे यहाँ से यहाँ कोई चीज़ ली 90, फिर इधर आए तो 180, फिर 270, और ये पूरा ऐसे गोला घूमते हैं तो 360 डिग्री घूमना कहलाता है। जैसे मैं इधर हूँ, ये हो गया 90, 180, 270 और ये 360। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, मैं जो पृथ्वी जो है 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। 24 डिग्री नहीं, 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो 1 घंटे में ये जैसे 1 डिग्री घूमती है ना, 1 डिग्री, उसमें इसको 1 डिग्री बराबर 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में ये 15 डिग्री, और 24 घंटे में ये 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। अब पृथ्वी का जो परिधि है, मतलब इसको अगर बाहर से नापें एक धागा लेके, तो 40,000 किलोमीटर बड़ा धागा अपने को चाहिएगा। या मान लीजिए आपके घर में आज मोटरसाइकिल है, गाड़ी, आप देखना, अगर वो 40,000 किलोमीटर चल गई है लगभग, तो आप ये माना धरती का एक चक्कर लगाया जा चुका है। भारत जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 32-14, 3,214, ऐसे 29-33, तो 3,000 किलोमीटर तो भारत कश्मीर से कन्याकुमारी है। तो पृथ्वी आप अनुमान लगा सकते हैं कि 40,000। अब स्पीड कितनी है घूमने की? नॉर्मल नहीं घूम रही, एक पूरा चक्कर लगाता है 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर चलती है, तो स्पीड आती है लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब आप सोचिए कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी चल रही है। अपने यहाँ पर जो आविष्कार खोजे गए हैं मनुष्य के द्वारा, जैसे मोटरसाइकिल 160, गाड़ियाँ 200-250, हवाई जहाज़ 350, 400, बुलेट ट्रेन 400 की स्पीड, तो ये उससे भी 4 गुना ज़्यादा इस स्पीड से ये चलती है और अपने को पता ही नहीं चलता। देखो, यही तो है ना गुरुत्वाकर्षण का कमाल। अब पृथ्वी घूमती तो है ही है, साथ ही साथ सूर्य के चक्कर भी लगाती है, और सूर्य के चक्कर लगाने में इसको लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे, यानी 5 घंटे 47-48 मिनट ऐसा कुछ है। तो 365 से 1/4 बोल देते हैं, और फिर 6 घंटे से 4 साल से हो जाता है 1 दिन लीप वर्ष, 29 फरवरी। अब वो जो स्पीड है ना, अब सूर्य है और ये है पृथ्वी। अब ये इसके चक्कर लगाती है, आप सोचो कितना बड़ा है। सूर्य खुद बड़ा और राउंड भी बाहर से। अभी हम फोटोज़ के माध्यम से देखेंगे, ये सारी चीज़ें नोट्स में हैं, तो पहले हम समझ लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो चक्कर लगाती है इसमें 365 दिन लगते हैं। ये स्पीड कितनी होगी, आप अनुमान बताइए, लगभग किस स्पीड से पृथ्वी जो है वो जाती होगी? ये है दोस्तों 1 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा। अरे सोचकर ही मतलब ऐसे आश्चर्य होता है ना, 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा जाती है। तो अपने तो फिर ऐसे पानी वानी सारे गिर जाने चाहिए जो गिलास में रखे हुए हैं पानी, परंतु ऐसा होता नहीं है। सब चीज़ें स्थिर है और ये सब काम हो रहा है। यही तो अद्भुत संरचना है। वेदों में इसे नेति कहा गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना, फिर हम फोटोज भी देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा काल्पनिक रेखा है, थोड़ा इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो। हाँ, अब देखिए विषुवत व्रत क्या है। विषुवत वृत्त, वृत्त गोला, ये जो बीच वाली है ना, ये इसको विषुवत कहते हैं। 0 डिग्री विषुवत, भूमध्य रेखा काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी विषुवत व्रत से ध्रुवों तक, तो आडी जो भी रेखाएं हैं ऊपर और नीचे, उनको कहते हैं अक्षांश। अक्षांशों को अंश में मापते हैं, इतने डिग्री अंश। विषुवत व्रत 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, मतलब 0 अंश। फिर ऊपर 1, 2, 3, 23.5 वाले का नाम कर्क रेखा है, यानी सूर्य अधिकतम वहाँ तक पहुँचता है उसकी सीधी किरणें। विषुवत व्रत से दूर होने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे ये सबसे बड़ा अक्षांश है बीच वाला, फिर छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, ऊपर वाला और छोटा हो जाएगा। अभी हम फोटोज़ के माध्यम से और देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश 0 डिग्री विषुवत व्रत कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव वाला है। 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी ध्रुव वाला है।
नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव वाला, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव वाला, 90 डिग्री वाला। 23.5 डिग्री वाला उत्तर में कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री वाला दक्षिण वाला जो अक्षांश है ये मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वाला, ये 66.5 इसको उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिण वाला दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाता है। सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए जैसे ये पृथ्वी है, अब सूर्य की किरणें इसके बीच में सीधी पड़ेगी, तो बीच वाला जो हिस्सा है ये जो 0 डिग्री और ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री, इसको हम थोड़ा रेड कलर से दर्शाते हैं, मतलब थोड़ा ताप में। तो ये जो इलाका है पूरा, ये यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब क्या हुआ, गर्म, गर्म कटिबंध। अब ये जो ऊपर वाला है इसको हम बर्फ़ के रूप में जमा हुआ दिखाते हैं येलो कलर में, वाइट तो क्या दिखेगा नहीं। अब ये उत्तरी शीत है ना, ये पूरा का पूरा जो है बर्फ़, ये भी बर्फ़ मतलब ठंडा है एकदम, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें 6 महीने तो पड़ती ही नहीं है। तो ये हो गया शीत कटिबंध, ध्रुव वाला शीत, बीच वाला उष्ण। अब इन दोनों के बीच की स्थिति देख लो, शीत उष्ण के ऊपर वाला उपोष्ण और शीत के नीचे वाला शीतोष्ण। तो इस प्रकार से 4 कटिबंध पृथ्वी पे बन जाते हैं, उष्ण फिर उपोष्ण, फिर वापस ऊपर जाओ शीत और शीतोष्ण, या फिर ऐसे चलो तो उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण और शीत, मतलब ध्रुव वाला ठंडा है, बीच वाला गर्म है, फिर वो उपोष्ण मतलब कम गर्म, और शीतोष्ण मतलब कम गर्म और शीत भी साथ में। तो इस प्रकार से आप इसके ताप कटिबंधों को भी समझ सकते हैं। अब है उष्ण कटिबंध, जो है वो क्या है, गर्म इलाका, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला। शीतोष्ण कौन सा हुआ, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य, मतलब कर्क रेखा 23.5 से लेके और फिर आगे जो 66.5 है वहाँ तक। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये जो 66.5 है ना, दक्षिणी ध्रुव व्रत और मकर रेखा, ये जो अब मैं लाइन खींच रहा हूँ ब्लू कलर की, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत वाला, यानी ये वाला हिस्सा 66.5 से लेके और 90 तक। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा। अब आता है देशांतर। देशांतर क्या है, खड़ी जो रेखाएं हैं वो, पहले आपको फोटोज दिखा देते हैं। अब आप देखिए, जैसे पृथ्वी का ये ऊपर से दिखाया गया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये 0 डिग्री वाला है, उसके बाद में अक्षांश ऊपर जाते हैं, 20 वाली लाइन दिखाई है, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये ऊपर वाला 90। तो देखिए ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, ये उससे छोटी है, छोटी छोटी, ये एकदम छोटी हो गई। अगली जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश ये उत्तरी अक्षांश, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 यहाँ से, उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, ये हमने देख लिया। उसके बाद में इसको और देख लो आप, अगर यहाँ एक एक देशांतर रेखा 1-1 डिग्री के अंतर पर है तो अब देखिए भूमध्य रेखा, ये पश्चिमी गोलार्ध, वो पूर्वी गोलार्ध, कैसे, अक्षांश के हिसाब से। पश्चिमी देशांतर, अब जैसे ये जो एक रेखा के बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ, ये 111 किलोमीटर, 111 याद रख लें, 111, वैसे 111.32 जो है वो यहाँ पे है, यहाँ सबसे ज़्यादा होगी, मतलब इन जो देशांतर रेखा है ना खड़ी, इनकी वजह से सबसे दूरी ज़्यादा होगी 0 डिग्री पर, भूमध्य रेखा पर। ऊपर जाएंगे तब कम होती जाएगी। इधर वाला पश्चिमी, उधर वाला पूर्वी गोलार्ध। ग्रीनविच से पूर्व की तरफ के स्थानों के लिए हर एक देशांतर के लिए 4 मिनट हम जोड़ते जाएंगे, बात हम कर चुके हैं। ये ज्वार भाटा है, हम देखेंगे ज्वार ऊपर उठना, भाटा नीचे गिरना। ये चक्रवात है, आप देख पा रहे हैं इसको, ये देखो इस तरह से, मतलब ऐसे घूम रहा है ये, ऐसे मतलब एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी ध्रुव पे, उत्तरी गोलार्ध में अलग, दक्षिणी गोलार्ध में अलग, वो भी हम देखेंगे आगे। ये कटिबंध देखिए, जैसे वायु दाब के अनुसार, ये भी आगे भी आने वाला है। भूमध्य रेखा है, उसके आसपास गर्मी ज़्यादा होती है, उष्ण कटिबंध है,
तो हवा में दाब कम रहेगा। जैसे हवा आपको पता है गर्मी से फैलती है, जैसे गुब्बारा रखा हुआ है धूप में, थोड़ी देर में फट जाएगा क्योंकि हवा फैलेगी। तो हवा फैलती है गर्मी से और उसका घनत्व कम हो जाता है, तो वायु दाब कम हो जाता है। तो 0 डिग्री जो है उसके आसपास वायु दाब कम होगा, उससे थोड़ा ऊपर वायु दाब उच्च होगा, 0 डिग्री से ऊपर उपोष्ण में, वापस फिर निम्न होगा और ध्रुवों पर उच्च होगा। ध्यान रखें, ध्रुवों पर उच्च वायु दाब होगा क्योंकि ठंडा इलाका है। तो सर्दियों में तो वैसे भी हर चीज़ जमती है, तो सघनता ज़्यादा होगी वायु की। तो यहाँ पे उच्च, फिर निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न, यानी आप ध्यान रखें, पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, इस प्रकार से इसमें वायु दाब जो मिलेगा। अब पवनों की बात आएगी, अभी हम देखेंगे। पवने जैसे आप समझने का प्रयास करें, याद हो चाहे नहीं हो, आप समझें, तो समझोगे तो याद होने लगेगा। विषुवत रेखा है, निम्न दाब वाला क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो वायु का दाब निम्न होगा, कम होगा। तो इसे डोल ड्रम कहते हैं, डोल ड्रम, ठीक है। फिर जो हवाएं हैं, ये ऊपर उपोष्ण कटिबंध है, हमने देखा, इधर से हवाएं विषुवत रेखा की ओर चलेगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कम वायु दाब है, यानी बीच वाले इलाके में हवा कम है, तो इसको भरने के लिए इधर से आएगी, इधर वाली भी इधर आएगी। अब यहाँ ये इलाका है, यहाँ वायु दाब ज़्यादा है, अभी हमने पहले भी देखा, तो कुछ हवाएं इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। यह तो है नहीं कि कोई दीवार है तो हवा उधर जा नहीं सकती, तो उधर चली गई, यहाँ भी ऊपर चली गई। अब ध्रुवों पर भी उच्च दाब है, तो ध्रुवों से तो हवा तो कोई ऊपर तो जाएगी नहीं, वापस इस साइड में आएगी पृथ्वी के। तो ये है उपध्रुवीय निम्न दाब। तो आप केवल थोड़ा समझने का प्रयास करें। अश्व अक्षांश कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कहते हैं कि यहाँ घोड़े अक्षांश बोलते हैं इसको, अश्व, कि जो अरब व्यापारी यहाँ पर क्या है, दाब ज़्यादा हो जाता था तो वज़न ज़्यादा हो जाता, तो वो घोड़े लाते थे। कई बार उनको फेंक दिया होगा, 1-2 बार समुद्र में फेंक दिया तो नाम पड़ गया। ये देखो सूर्य, और ये है पृथ्वी ग्रह, वो जो मंगल ग्रह ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब ये पृथ्वी है, देखो। अब आप कल्पना कर सकते हैं इस चित्र से कि सूर्य कितना बड़ा है और पृथ्वी उसके एक चक्कर लगाएगी, कितना उसमें 365 दिन लगेंगे। स्पीड भी बड़ी खतरनाक, 1,07,000 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा से भागती है और अनंत समय से भाग रही है, चल रही है ये सब सिस्टम। ये यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि पृथ्वी पर जैसे देखो सूर्य है, ये इधर रात है और इधर दिन है। अब पृथ्वी यहाँ से यहाँ जब पृथ्वी है तो 23.5 डिग्री विंटर सीजन, दिसंबर 21-22, ठीक है। अब यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं ये मकर रेखा पे सीधी पड़ रही है, तब हमें क्या लगता है कि सूर्य दक्षिण की ओर चला गया। अब उस समय हमारे यहाँ दिसंबर में भयंकर सर्दी पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब हम पृथ्वी यहाँ पे आई तो सूर्य की जो किरणें हैं वो आप देख पा रहे हैं, मार्च की स्थिति है और इनकमिंग सोलर एनर्जी इक्वल इन बोथ, यानी अब दोनों जगह इसकी स्थिति जो है बराबर आएगी। फिर यहाँ पे कर्क रेखा के ऊपर सूर्य चमकेगा और यहाँ पर जो है वापस स्थिति जो है वो पहले वाली आ जाती है। कहने का मतलब आप इसको समझने का ये प्रयास करें कि पृथ्वी जब चक्कर लगाती है और ये अपनी धुरी पे घूमी हुई भी है, तब सूर्य की किरणें एक बार तो बीच में भूमध्य रेखा पर, फिर कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, अलग अलग स्थितियों पर इसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। ध्रुवों पर क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये ध्रुव नीचे रह गया और यहाँ तक ये नीचे रहा, ऊपर वाला ध्रुव है ये बच गया, देखो यहाँ। तो इस वजह से यहाँ 6 महीने तक जो है ये यहाँ से यहाँ की स्थिति 6 महीने की है, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ती नहीं है, तो 6-6 महीने तक वहाँ या तो अंधेरा रहेगा या फिर सूर्य की किरणें पड़ेगी, दिन रहेगा। मगर किरणें तिरछी पड़ेगी, ध्रुवों की तरफ तिरछी पड़ेगी, बीच में सीधी पड़ेगी। जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। तो इसलिए भूमध्य रेखा वाला जो इलाका है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। भूमध्य रेखा से लेके कर्क और मकर रेखा वाला इलाका है, वहाँ पर सूर्य की किरणें कभी न कभी कभी कहीं पड़ती रहती है सीधी, जैसे 3-3 महीने से चेंज होती है। तो इस वजह से क्या है वो उष्ण कटिबंध है, ऊपर वाला है शीत कटिबंध। और जो पृथ्वी के ऊपर बनती है सर्दी गर्मी, जो ऋतुएं परिवर्तन होता है, वो ये जो घटना है जिसे कहते हैं परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं ना, मंदिर के लगाते हैं, फेरों में परिक्रमा होती है,
तो ये जो परिक्रमा है 365 दिन की, इस वजह से ऋतु परिवर्तन होता है और दिन और रात बनते हैं, वो होते हैं रोटेशन, परिभ्रमण। अपनी धुरी के ऊपर जो घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में, उसमें दिन और रात 12-12 घंटे के बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी ये चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। और कोई रहा क्या, ये और देख लो थोड़ा सा। जैसे ये पृथ्वी का ही है, अभी इसमें ये 3D थी, तो मतलब एक तरफ दिन है एक तरफ रात है, इस प्रकार से। चलिए अब हम लेते हैं देशांतर। तो अब आप समझ गए देशांतर जो है वो है जो खड़ी रेखाएं अर्धवृत्त है, मध्य ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जैसे खरबूजा है, वही बात है, ध्रुवों पर तो मिल रहे हैं ना ये, तो ध्रुवों पर तो कम ही होगी, बीच में सबसे ज़्यादा होगी 111, ऊपर कम है। ध्रुवों पर सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, मतलब इनकी लंबाई सबकी समान है, क्योंकि ये तो पूरा चक्कर लगा रहे हैं ना। जैसे इधर है तो उस साइड भी आप सोचिए गेंद है, तो आगे भी है और पीछे भी है, दोनों तरफ वो धागा बांधा हुआ है। तो ये रियल में कोई रेखाएं है नहीं, मगर पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर ये मिलती है उसको स्थान को तय करने के लिए। ग्रीनिच ने ग्रीनविच है ये नाम लिखा हुआ, ग्रीनविच, जिसको 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। वो ब्रिटेन में राजकीय वेधशाला से गुजरती है। उसको याम्योत्तर भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। विश्व की समय निर्धारक रेखा भी कहलाती है। यानी अब आप कहेंगे कि पृथ्वी तो गोल है, तो बीच वाली कौन सी हुई। तो जिन्होंने सबसे पहले कह दिया कि भी ब्रिटेन वालों ने कह दिया कि हमारे देश से जो गुजर रही है उसी को 0 मानो, तो उसी को फिर 0 मान लिया। प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, जैसे आप मानिए कि ये पृथ्वी है और ये बीच वाली रेखा है 0 डिग्री। अब ये इधर है तो उधर पीछे से भी तो जा रही है, पीछे की साइड से, तो इधर तो 0 हो गई और पीछे की साइड में 180 हो गई। अब 180 इधर से भी वो 180 हुई है, इधर से भी वो 180 हुई है। तो 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। 180 डिग्री पूर्वी यामोत्तर और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा है, समझ गए ना। इधर से 100 डिग्री, उधर से 180 डिग्री, बात तो वही है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं इधर से जाके पीछे ऐसे हाथ लगाऊं, चाहे इधर से लगाऊं, तो कहने का मतलब बात एक ही हुई। देशांतर तथा समय है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो हमें जब सूर्य दिखता है पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर पृथ्वी जो है ऐसे चक्कर लगाएगी तो सूर्य हमें ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तो पप्पू याद रखें, जो अंत है, जो स्थल ग्रीनविच के पूर्व में है, समय ग्रीनविच से आगे होगा। मतलब आप इतना याद रखें, ये पश्चिम और ये पूर्व है। पूर्व में सूर्य पहले उगेगा ना, तो पूर्व वाले देश आगे रहेंगे समय में। जैसे मान लीजिए अभी जो वीडियो बनाया जा रहा है उस समय बजे हैं, मान लो 5 बजे हैं, तो ब्रिटेन अभी हमसे आगे है या पीछे? हमसे पीछे हैं। मतलब हमारे तो शाम होने वाली है, शाम का खाना बनेगा अपने यहाँ, वहाँ अभी दोपहर ही हुए हैं, वो पीछे है हमसे हैं। ऐसे करके थोड़ा राजी भी हो सकता है ना कि ब्रिटेन वाले अपने से पीछे हैं, है ना, समय में पीछे हैं, बाकी तकनीक में हो सकता है बहुत आगे हो। तो वो 5.5 घंटे हमसे पीछे हैं। मतलब अभी वहाँ 12 ही बजे हैं, 11:30-12 बजे हैं, अपने 5 बजे तो वहाँ पे। और हमने तो खाना वाना खा के काम निपटा के आगे हैं 5 घंटे, समझ गए ना, 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच के पश्चिम में समय पीछे रहेगा, तो ग्रीनविच से जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से घटा लो और जो पूर्व में उनके उतना जोड़ दो। जैसे कह दिया अभी ग्रीनविच से कोई देश 3.5 घंटे आगे हैं, तो ग्रीनविच पे इतना बजा है तो वहाँ कितना होगा, या इतनी डिग्री है तो डिग्री से भी आप निकाल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कह दिया ग्रीनविच रेखा पे 0 डिग्री पे इतना समय हुआ है, 5 बजे हैं शाम के, तो 15 डिग्री पे कोई देश स्थित है, वहाँ कितने बजे हैं, तो 1 घंटे का फ़र्क आ गया ना। पूर्व में तो आगे होगा तो वहाँ पे 6 बज गए होंगे पहले ही पूर्व में, तो पश्चिम में तो वहाँ 4 बजे हैं। समय के अंतर के दर की गणना, ये थोड़ा सा साफ कैसे नहीं हुआ, साफ दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, 1 मिनट।
ये केवल एक ही जो पेज है ना वही थोड़ा धुंधला है, आगे वाला नहीं है। तो समय के अंतर की दर की गणना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मैंने बता दिया आपको 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में जो 15 डिग्री 4 मिनट, एक आप इतना याद रख लो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। इस एक का ही चौका बना दो बस, फिर अपने आप आगे आप निकाल लेना। तो पृथ्वी को 24 घंटे 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 15 देशांतर एक समय प्रत्येक 15 देशांतर को घेरता है। भारत 82.5 डिग्री, भारत में से जो है 82.5, देखो आप समझने का प्रयास करें, ठीक है, थोड़ा फास्ट बना लेते हैं मैप। तो अब जैसे भारत में से जो रेखा गुजरती है थोड़ी इधर है वो, क्योंकि इधर ये है ना, इसलिए चलो मैं रेड कलर से निकाल देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है जैसे रेखा ये वाली, तो ये क्या है, भारत का बीच, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो भारत 68 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है ना, तो बीच वाली जो है 82.5, 82 ऐसे लिख दो, या 82 डिग्री और 30 मिनट, ध्यान रखना 50 नहीं है 30, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वो जो है भारत की समय निर्धारक रेखा है। आगे चलते हैं, तो वो टॉपिक जो है पूरा हो गया है। थोड़ा ग्लोब भी आपको दिखा देते हैं, देखिए जैसे ग्लोब है और ये थोड़ा ऐसे झुका हुआ है ना, इसका मतलब 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब इसमें जैसे देखो आपको 0 डिग्री और वो दिखाता हूँ मैं आपको 180 डिग्री। तो जैसे ये ब्रिटेन है और यहाँ से ये आप मानिए 0 डिग्री है। अब ये इसे घूमते हुए यहाँ से ऐसे तो चलेगी ना, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री की खास बात यह है कि ये थोड़ी सी जिगजैग भी है, ध्यान रखना। बेरिंग जल संधि से ऐसे इसको, मतलब जिगजैग का मतलब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी दर्शाई गई है, ठीक है। अब पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। घूर्णन, अपने अक्ष पर घूमना, इसमें लगते हैं 24 घंटे। परिक्रमण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिवोल्यूशन, यानी क्रांति होती है ना, क्रांति को। और घूर्णन को कहते हैं अंग्रेजी में रोटेशन, रोटेशन, और ये रिवोल्यूशन। सूर्य के चारों ओर इसमें 365 दिन। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री। देखो जैसे पृथ्वी जो है वो एकदम गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, और चपटी भी इस तरह से है। फिर ये इसको ऐसे कहते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फिर वो अक्षीय कोण की बात आती है ना, अक्ष से कोण, तो इस प्रकार से 23.5 डिग्री का है। और ये 66.5 कक्षीय सतह से 66.5 का कोण। प्रदीप्ति व्रत, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को, जैसे मान लो ये ग्लोब है और इस पे दिखा दिया कि भाई इधर अंधेरा है, तो ये रात ये दिन, तो ये जो लाइन है इसको प्रदीप्ति व्रत यानी चमकीला, अक्ष के साथ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अक्ष तो तिरछा है, वो ऐसे सीधा रहेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में, घूर्णन में पृथ्वी का दिन कहा जाता है, पृथ्वी की दैनिक गति है। परिक्रमण 1 वर्ष 365 से 1/4। दीर्घ वृत्ताकार, ध्यान रखना दीर्घ वृत्त, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इसका ये जो है ना, ये एक बड़ा वृत्त बन रहा है, दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है ना, 365 दिन लगते हैं वो। पृथ्वी के परिक्रमण और इसके अंश, थोड़ा इसको फुल साइज कर देते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण और इसके अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन भी, एक तो अक्ष झुका हुआ है, झुका हुआ नहीं होता ना तो हमेशा किरणें फिक्स स्थान पे पड़ती है। झुका हुआ होने की वजह से क्या है, कभी कर्क रेखा पे, फिर उस पे, फिर 6 महीने इधर, तो ऐसे इस प्रकार से वो 3-3 महीने से चेंज होता रहता है। जैसे उत्तरायणांत 21 जून, तो उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो इस पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, योग दिवस। तो उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की तरफ, किरणें कर्क रेखा पर सीधी, ध्रुवों पर तिरछी। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। अब दिन सबसे बड़ा है, सुबह सूर्य उदय हो गया जल्दी 5 बजे, अस्त हुआ 8 बजे, तो रात छोटी होगी, और रात अगर बड़ी है तो दिन छोटा होगा। सर्दियों में ऐसा होता है। अब दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर, ये इसके ठीक 6 महीने बाद। अब सूर्य की किरणें आप देखते हैं, सर्दियों में सूर्य पूर्व में नहीं उगता, लगता है अपने को, ऐसा लगता है दक्षिण में उगा और दक्षिण में अस्त हो गया, मतलब उधर से उधर कम जाते हुए दिखेगा। तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही है, उन लोगों के बड़ा दिन है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो 22 दिसंबर को क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का सूर्य की तरफ झुकाव, किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी,
ध्रुवों पर तो तिरछी पड़ेगी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा तिरछी। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी हो गई 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ठीक इसका उल्टा हो गया। हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध, हमारे का मतलब मेरे घर नहीं, अपने मतलब भारत के बीच में से जाती है कर्क रेखा, राजस्थान से भी जाती है। तो अपने यहाँ पे क्या होगा, अपने यहाँ पे जो है वो दिन जो है वो सबसे छोटा होगा और रात अपने बड़ी होगी दिसंबर में, यही तो होता है ना। और वहाँ पे दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। आप समझ लेना, आप इसको समझे हुए होंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे आप रटोगे दिन छोटा रात बड़ी तो याद नहीं रहेगा। अपने मौसम को याद कर लो, दिसंबर को याद कर लो, जून को याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व है ग्रीष्म ऋतु, मतलब वहाँ अपने यहाँ जब दिसंबर में सर्दी है, देखो ग्लोब के माध्यम से बताऊँ आपको, जैसे ये 0 डिग्री है विषुवत, ठीक है, और ये भारत है और ये कर्क रेखा है इसके बीच में से। अब यहाँ सूर्य है, 21 जून को सीधी किरणें पड़ेगी। अब ये 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, अब देखो ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो फर्क पड़ गया ना। अब जब मकर रेखा पे, अब अपने तो सूर्य यहाँ सीधा पड़ रहा था, तब अपने तो यहाँ तो सर्दी पड़ेगी ना, किरणें तिरछी पड़ेगी। अब उस समय दिसंबर में ये मकर रेखा देखो यहाँ से तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में से निकल रही है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये येलो वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। दिसंबर में अपने सर्दी, दिन छोटा, वहाँ दिन बड़ा, वहाँ गर्मी। तो 25 दिसंबर क्रिसमस वहाँ गर्मियों में मनाते हैं। अब विषुव है यानी विषुवत रेखा पर किरणें, तो विषुवत रेखा पर जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसकी 4 गतियाँ हैं, तो विषुवत रेखा पर एक बार तो इधर पड़ जाएगी, इस साइड से भी है तो भी, और घूमती तो रहती है, इधर भी पड़ेगी, तो 2 बार आ जाता है 3-3 महीने से। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी यहाँ से यहाँ 3 महीने, फिर यहाँ 3 महीने, 6 महीने हो गए ना। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें 2 बार विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है, तो इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर हुआ क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है बीचों बीच। और 23 सितंबर, तो 21-23 याद रखना। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाती है, शुरू हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। 21 मार्च याद कर लो, अपने मार्च का महीना होली के आसपास, तो बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब है वायुदाब और पवने। वायुदाब के बारे में हमने देखा है कि वायु का जो दाब है, प्रेशर है, गर्मी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ कम होगा, निम्न वायुदाब होगा। जहाँ गर्मी बिल्कुल कम होगी, सर्दी ज़्यादा होगी, वहाँ वायुदाब उच्च होगा, ठीक है। अब वायु की खास बात होती है कि जहाँ वायु ज़्यादा है, मान लो यहाँ ज़्यादा है वायु और इधर वायु कम है, तो ये इसको भरने के लिए उधर दौड़ेगी, उस स्थान को, रिक्त स्थान को भरने के लिए दौड़ती है। तो उस दौड़ने की वजह से आंधी तूफान और समुद्र के ऊपर से दौड़ती है, तो फिर साथ में बारिश और चक्रवात जो है वो भी बन जाते हैं। तो वायुदाब माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये परिभाषा है कि भाई एक इकाई क्षेत्र में कितनी वायु है। वायुदाब को मापने के लिए मिली बार इकाई है, और जो पारद पारे वाला वायुदाब मापी बेरोमीटर, ये याद रखना, बेरोमीटर से मापते हैं। मारवाड़ी में बेरो किसे कहते हैं पता? कभी मन तो बेरो को नहीं, मतलब पता नहीं है, ठा को नहीं, बेरो को नहीं, आई डोंट नो, बेरा नहीं। एक बेरो कुएं को भी कहते हैं मारवाड़ी में, बेरो या बेरी मतलब कुई। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, ये ध्यान रखना। औसत वायुदाब 1013 मिलीबार, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होता जाएगा। प्रत्येक 10 मीटर पर 1 मिलीबार, यानी 1 शून्य उड़ा दो। 10 मीटर ऊपर गए 1 मिलीबार कम, और ऊपर गए और वायुदाब कम। वायुदाब का क्षैतिज वितरण मतलब ऐसे आड़ा किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी ताप अगर ज़्यादा है तो वायुदाब कम हो जाएगा, वायु फैल जाएगी, इधर उधर भाग जाएगी गर्मी से। अधिक तापमान है वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। गर्मी की वजह से वहाँ दाब कम हो जाएगा। वायु कम तो दाब भी कम, क्योंकि वायु का दाब तो होता ही है ना, वायु का प्रेशर तो होता ही है, वायु में वजन तो होता ही है, ठीक है।
तो निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा है। निम्न दाब होगा ना तो बादल युक्त आकाश, क्योंकि वायु ऊपर चली गई, और नम मौसम। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होने के कारण भारी होती है। कम तापमान है यानी ठंडा इलाका है तो वायु ठंडी होगी और फिर भारी होगी। यह निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब, बस ये ध्यान रखना, आप याद रखने लायक क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही जाएगी, ये तो सीधी सी बात है, सभी चीज़ें ऐसे ही जाती है। वायु दाब की पेटियाँ, 7 पेटियाँ याद रखना। पृथ्वी पर निम्नलिखित वायुदाब पेटियाँ हैं प्रत्येक गोलार्ध में। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, डोल ड्रम, हमने देखा था ना उस चित्र में, आपको तो आपको फिर से अभी दिखा देंगे। चलो, जैसे ये पृथ्वी है और भूमध्य रेखा है, उसके आसपास 5 डिग्री, भूमध्य रेखा के आसपास जो 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे है ना, ये ज़्यादा हो गया होगा डिग्री, तो ये तो एकदम क्या है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, साल में 2 बार हमने देखा। तो और वर्ष भर भी किरणें इस पर पड़ती रहती है सूर्य की। तो ये गर्म इलाका है तो वायुदाब कम होगा। तो ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जिसे कहते हैं डोल ड्रम भी कहते हैं। आप सोचना कि ड्रम है उसको बजाते हैं उसके अंदर वायु नहीं होती, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। तो 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तापजन्य पेटी भी कहते हैं इसको। ताप होता ना या ज़्यादा टेम्परेचर, वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उच्च तापमान होता है, इस वजह से निम्न वायुदाब होता है। और जल वाष्प भी अधिक होती है क्योंकि समुद्र है। तो समुद्र की गर्मी से क्या होगा, गर्मी से पानी की बूंदें बन के ऊपर उठ जाएगा, पानी जल्दी सूख जाता ना पानी, तो समुद्र के जल वाष्प होता है और कम वायु घनत्व होता है। इस पेटी में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती। अब ये इतनी वायु है ही नहीं यहाँ पे, तो पवनें भी यहाँ बहुत कम है। अब दूसरा है उपोष्ण। उपोष्ण मतलब इसके ऊपर वाला, ठीक है, ये तो उष्ण हो गया ना, गर्म, उष्ण यानी गर्म। अब इसके ऊपर वाला और इधर नीचे वाला ये हो गया उप यानी कम, उष्ण यानी गर्म, थोड़ा कम गर्म, एकदम कम नहीं, थोड़ा कम गर्म। तो ये विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 35 डिग्री, 23.5 नहीं है बल्कि 30 से 35 डिग्री तक है ये, 30 से 35, ठीक है। उच्च तापमान है यहाँ पे, तापमान तो उष्ण है ना, उपोष्ण। उच्च वायुदाब, अब वायुदाब यहाँ ज़्यादा है, यहाँ तो बिल्कुल था ही नहीं, बहुत कम था, यहाँ वायुदाब है, ठीक है। और मेघ रहित आकाश है, गतिजन्य पेटी है, मतलब गतियाँ होती रहती है। विश्व के सभी उष्ण मरुप्रदेश इसी पेटी में महाद्वीप के, ये याद रखना है। विश्व के जितने उष्ण मरुप्रदेश है, जैसे अपने रेगिस्तान है, जैसलमेर, बाड़मेर, उष्ण इलाका है, और सहारा का मरुस्थल है, कोई और है, तो वो महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर स्थित होते हैं। अब आ जाता है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यानी कि जैसे कलर चेंज कर लेते ताकि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये तो ध्रुव वाला हो गया, तो ये वापस उच्च दाब वाला आएगा, उच्च दाब, ये भी उच्च दाब, और अब ये निम्न दाब, वापस फिर उच्च दाब फिर निम्न दाब, यानी ये निम्न, ठीक है, लो, ये हाई, ये फिर लो और ये फिर हाई, ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना। तो अब ये बीच वाला देख रहे हैं, जैसे ये जो बीच वाला है उसको देखा जा रहा है, तो ये जो है ना, अब इसकी बात चल रही है। तो उपध्रुवीय मतलब ध्रुव से थोड़ा सा पहले वाला निम्न वायुदाब पेटी, लो लिखा हुआ ना, ये देखो, ये लो, फिर ये हाई, ये लो है, ये फिर हाई है, ये फिर लो है, ये फिर हाई है, ध्रुव वाला। तो ये 60 डिग्री से 65 डिग्री तक है, मतलब 35 से लेके और 65 मान लो आप, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में है। निम्न तापमान है, निम्न वायुदाब है। अब आप सोचेंगे निम्न तापमान है फिर भी निम्न वायुदाब क्यों? क्योंकि वहाँ फिर पवनें नहीं पहुँच पाती, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण निम्न वायुदाब होता है। गतिजन्य पेटी है, इसमें भी गतियाँ होती रहती है। अब ध्रुवों वाला उच्च दाब है, ध्रुवों के निकट है, निम्न तापमान है और उच्च वायुदाब है। निम्न तापमान होगा तो वायुदाब उच्च होगा, ये तो रूल ही है, मगर इसमें नहीं है, ये तापजन्य पेटी है ये। अब आ जाता है पवनों की ओर। पवन यानी हवाएं चलती है, सनन सनन, ठीक है।
तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है वायु। जहाँ ज़्यादा होगी हवा, जैसे मान लो एक गुब्बारा फुल भरा हुआ है, एक आपके पास बिना खाली गुब्बारा है, दोनों को आप करेंगे तो उस गुब्बारे वाली हवा उसमें भी जाएगी, उसको भी थोड़ा फुला देगी। तो वही बात है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी तो उसको पवन कहते हैं, पवन, हवा। पौ धन अन्न। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से, एक तो स्थायी पवन है, स्थायी है मतलब परमानेंट है, वो वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती है। व्यापारिक पवने, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने। दूसरी होती है मौसमी पवने, मौसम के अनुसार चलती है, जैसे कभी लू है, कभी शीतलहर है, तो ये दिशा बदलती रहती है। भारत में मानसूनी पवने और तापमान पवन वायुदाब पेटियाँ। तीसरी है स्थानीय पवने, जो अलग अलग एरिया वाइज है, जैसे मान लो किसी एरिया में चलती है, जैसे मरुस्थल में चलती है गर्म हवा लू, किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय, कहते हैं ना अभी पूर्वाई चल रही है, समीर, समुद्री समीर, दिन के समय स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। भाई दिन में क्या होता है कि ज़मीन तो तप जाती है, समुद्र वो तपता नहीं है क्योंकि पानी है ना, तो अतः निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। कहाँ पर बन जाता है, जैसे ज़मीन है, ये मान लो ये ज़मीन है, अब यहाँ पे ये तप गई तो निम्न दाब हो गया। अब समुद्र जो है, समुद्र को नीला, अब मान लो ये समुद्र है, अब यहाँ पे इतना तपा नहीं क्योंकि पानी था ना, तो यहाँ हवा कम हो गई, यहाँ हवा ज़्यादा है तो ये इधर जाएगी। तो जबकि समुद्र ठंडे होने के कारण उच्च वायुदाब है, इससे पवने समुद्र से स्थल की ओर, अब यहाँ हवा ज़्यादा हो गई ना तो इधर जाएगी, भी चलो भी इधर कम, इधर चलते हैं, यहाँ भर के आते हैं हवा। तो इस प्रकार से समुद्र समीर कहा जाता है। समुद्र समीर का मतलब समुद्र से चल रही है, जहाँ से रवाना हो रही है ना, वो नाम पड़ेगा समुद्र समीर। रात्रि में इसके एकदम विपरीत क्रिया होती है, स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। भाई जैसे ज़मीन है वो रात में ठंडी हो गई, तो अब समुद्र में तो क्या होता है कि कम ही धीरे ही ठंडा होता है, धीरे ही गर्म होता है। तो रात्रि में जैसे हवाएं जो है वहाँ ज़्यादा हुई तो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। स्थल से ज़मीन से रात में चलेगी, चलो भाई वापस इधर चलो, यहाँ कम है उधर जाओ, तो ये ड्यूटी देती रहती है बेचारी हवाएं, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, अगला टॉपिक है चक्रवात और प्रति चक्रवात। इसमें अपने जो है चक्रवात, जैसे हवा है उसका आगे का हिस्सा कहलाता है वाताग्र, जैसे तीर के होता है ना, तो एक होता है चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात। चक्रवात आने के बाद में वापस चक्रवात और बनता है कई बार। तो चक्रवात भी क्यों बनता है, वही बात, जैसे निम्न वायुदाब का क्षेत्र कोई इलाका है गर्मी में, और गर्मियों में आपने देखा है ना, जैसे अपने राजस्थान में हवाओं के बवंडर आते हैं जिसमें धूल वगैरह उड़ती है, और मारवाड़ी में भभूलिया, भतूलिया, बंगुलिया कहते हैं, तो वो भी एक छोटा चक्रवात का ही रूप है, हवा घूमती हुई आती है। तो वाताग्र को चक्रवात और प्रति चक्रवातों का पालना कहा जाता है, याद रखना। चक्रवात टीवार्थ के अनुसार चक्रवात अपेक्षाकृत वे निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं जो केंद्रीय और सटी हुई समदाब रेखाओं से घिरे रहते हैं। चक्रवात की विशेषताएं, निम्न दाब के केंद्र होते हैं, वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। वायुदाब जो है उसका जो केंद्र है ना, उससे बाहर की ओर बढ़ेगा। हवाएं परिदिशें केंद्र की ओर चलती है, परिदिशें केंद्र की ओर। आकार अंडाकार, गोलाकार, वी आकार मौसम को प्रभावित करते हैं, जैसे वायुदाब का गिरना, चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभामंडल स्थापित होना, तीव्र वर्षा, भाई वायुदाब गिर जाएगा, तापमान भी गिर जाएगा, ठंड हो जाएगी और तीव्र वर्षा भी होगी। उत्तरी गोलार्ध में ये याद रखना, जिससे पृथ्वी है और ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, तो इसमें घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी ऐसे चलती है तो इसमें इस दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। तो यह आपको याद रखना है। देखो घड़ी जब उल्टी चलने लगती है तो हम उसको उतार देते हैं, तो ये आप ट्रिक याद रख लेना। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है तो उतार दो, उतार दो मतलब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में आता है। प्रति चक्रवात में इसका उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। इधर प्रति है ना, तो उसमें उसका उल्टा हो जाएगा, उत्तरी दक्षिण चेंज हो जाएगा, वो आप ध्यान रखना इसको। अब चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय है। अब कटिबंध हमने देख लिए, शीत यानी ध्रुवों पे, उससे थोड़ा सा ऊपर की ओर, जैसे ये शीत है और इसके ऊपर वाला शीतोष्ण है, ये वाला, ठीक है। अभी जो लाइन रंग भर रहा हूँ ये, तो उत्पत्ति मुख्य रूप से
ध्रुवीय वातागरों से, मतलब ध्रुवों से जो हवाएं आती है वातागर, उनसे इसकी उत्पत्ति होती है। पृथ्वी घूमती है तो घूमने लग जाते हैं, चक्रवात बन जाते हैं। 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की दिशा में 3 प्रकार है, तापीय, गतिक और प्रवासी चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय गर्म इलाकों में जैसे 8 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 0 डिग्री 5 डिग्री ऊपर नीचे, तो 5 से ऊपर 8 से 15 इधर, ठीक है। इसमें यह होता है क्योंकि यहाँ निम्न दाब है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखाओं के बीच में निम्न भागों में विभक्त है। क्षीण चक्रवात मतलब हल्का फुल्का, प्रचंड भयानक हरिकेन यूएसए में, टाइफून चीन में, चीन वाले फ़ोन ज़्यादा चलते हैं ना, ठीक है, टार्नेडो अमेरिका में। इनके 60 क्वेश्चन भी, इस यूनिट के 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी मैंने करवा रखे हैं यूट्यूब पे, आप देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसी के नीचे लिंक में मिल जाएगा। और ये जो है हमारे परम मित्र देवकर्ण जी इतिहास के व्याख्याता है, उन्होंने अच्छी मेहनत से, संजय पाल सर की प्रेरणा से उन्होंने अच्छी मेहनत करके और ये नोट्स तैयार किए हैं, तो उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इतिहास के व्याख्याता है। प्रति चक्रवात, अब प्रति चक्रवात इसका उल्टा हो जाएगा, केंद्र में उच्च वायुदाब, परिधि की ओर कम, केंद्र में ज़्यादा होगा, परिधि की ओर कम होगा। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और वो दक्षिण गोलार्ध में उसके विपरीत, तो ये भी उसका उल्टा, ये भी उल्टा। केंद्र में उच्च और उसमें केंद्र में निम्न होता है, उसको केंद्र को चक्रवात की आंख भी कहते हैं। विपरीत दिशा में, ठीक है, आकार चक्रवातों से बड़े होते हैं, प्राय गोलाकार होते हैं। प्रति चक्रवात के समय मौसम साफ, आकाश स्वच्छ, हवाएं मंद हो जाती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवातों के प्रकार शीतल उष्ण, शीतल आर्कटिक क्षेत्र ध्रुव है, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में, अवरोधी उत्पत्ति क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में। अब आता है महासागरीय परिसंचरण, यानी कि महासागरों में जो है ना, समुद्रों में भी संचरण होता है, लहरें उठती है गिरती है, उठती है गिरती है ना, तो उसको हम देख रहे हैं। तो देखो महासागरों में, महासागर का आप जैसे समझ लो कि ये पृथ्वी है और ये आपको देखो ये पूरा इतना आधा हिस्सा तो देखो ये ब्लू दिख रहा है, मतलब ये जल है, ठीक है। और इसमें अब मूवमेंट तो होगा ही, ये तो प्रशांत महासागर है आधा हिस्सा तो, और 71% भाग पे जल है पृथ्वी के। तो अब यहाँ पे मूवमेंट तो इसमें होगा ही, और मूवमेंट होने का कारण कई हो जाते हैं, दाब है, ठीक है, उसके अलावा पवने हैं, फिर पृथ्वी घूमती भी है, गति भी करती है। तो चलो अपने घर में गिलास बोतल में रखा हुआ पानी तो नहीं हिलता, मगर इन समुद्रों में जो पानी है उसमें तो कुछ मूवमेंट होगा ही। फिर सूर्य के चक्कर लगाती है, फिर चंद्रमा है उसमें गुरुत्वाकर्षण है तो वो खींचता भी है तो थोड़ा बहुत, और सूर्य है उसमें भी भयंकर गुरुत्वाकर्षण है, तो ये हालांकि गति करती है, नहीं गति रुक जाए तो जाके उसके चिपक जाए। तो ये भी सूर्य चंद्रमा ये सीध में आते हैं तो इस पानी को थोड़ा खींचते हैं, तो पानी समुद्र का थोड़ा ऊंची लहरें लेता है, तो ऊंची लहर ले तो ज्वार, और नीचे गिरता है तो भाटा, फिर ज्वार भाटा, इस प्रकार से लहरें आती है। समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, सुना हुआ है, खड़ा नहीं रहा मैं, तो ऐसा लगता है ऊंची लहरें आ रही है तो अपने को बहा के ले जाएगी, मगर जब किनारे तक आती है तो वो नीचे होते 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 धीरे होकर किनारे तक ही पहुंचती है। आप देखते हो ना बीच पे, वो थोड़ा सा पानी आता है उनके पैरों में, फिर चला जाता है, तो ऐसा जो है। तो महासागरीय जल कभी शांत नहीं रहता, हमेशा गतिमान रहता है। गतियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो तरंगे, तो तरंगें तो वो चलती रहती है, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। धाराओं में क्या होता है, धाराओं में जैसे मतलब अब ये जो है आपने देखा कि ये ठंडा इलाका है, ये भी ठंडा इलाका है। अब यहाँ से समुद्र में ठंडी धाराएं बहेगी ना, ऐसे मतलब ठंडा पानी आएगा, ऐसे शीत ठंडा, इधर से भी ठंडा आएगा। अब ये इलाका गर्म है, बीच वाला गर्म है, तो यहाँ से फिर जो है क्या होगा, यहाँ से गर्म है तो फिर ये गर्म है, तो यहाँ से इधर धाराएं जो है समुद्र से जो पानी आएगा वो गर्म जाएगा। अब ये गर्म जा रहा है, इधर से ठंडा आ रहा है, तो ये मिलता भी है, यहाँ पे मिलता है। वो इलाका बहुत शानदार होता है जीवों के लिए, वहाँ मछलियाँ ज़्यादा होती है क्योंकि न तो ठंडा है न गर्म, मिक्स हो गया वो। तो ये झरनों में भी आपने देखा होगा, कहीं घूमने गए हो तो झरनों में भी जैसे कई कई झरनों में इतना गर्म पानी आता है कि चाहे चावल उबाल लो समुद्र में भी, तो वो कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि ये धाराओं का प्रभाव होता है। तो महासागरीय धाराएं। अब तरंगे, तरंग क्या है पहले ये देखते हैं।
तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। जब पवन समुद्री सतह पर बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है भाई हवा की वजह से। जब भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है तब 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहते हैं। मतलब 15 मीटर तक की ऊंचाई यानी 45 फीट के लगभग ऊंचाई, समुद्र के नीचे कोई हलचल हो जाती है ना तो फिर वो सुनामी, अब वो लहर आती है ना, वो फिर किनारे पे रुकती नहीं है, फिर वो किनारे के आसपास के जो क्षेत्र है उनको भी बहा देती है। और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें, यानी कि जो बंदरगाह में आने वाली तरंगें। ज्वार भाटा, तो ज्वार उठना, भाटा होता है पत्थर, वो गिरता ही है ना, तो इसे याद रख लेना। ज्वार मतलब उठना, भाटा यानी गिरना। तो दिन में 2 बार नियमित रूप से आती है, उठना और गिरना, ज्वार भाटा। ये क्या होता है कि ये सुनामी की तरह खतरनाक नहीं है, किनारे पर आते आते शांत हो जाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और जल निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो तट पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। जैसे मान लो ये समुद्र का किनारा है, ठीक है, इधर ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये समुद्र है। अब ये आया ऐसे, पानी को थोड़ा सा आगे तक आ गया ज्वार की वजह से, फिर वापस पानी चला जाता है, ऐसे इधर चला जाएगा और किनारा ये फिक्स ही रह जाएगा। तो वो भाटे में ऐसा होता है। ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, ठीक है, और जल आकर्षित होता है और ज्वार आता है। पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक साथ होते हैं, इस समय वृहद ज्वार आता है, उच्च ज्वार। किरणें क्या, लहरें जो है काफ़ी ऊंची उठती है, सबसे ज़्यादा ऊंची पूर्णिमा और अमावस्या को। सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार। चंद्रमा प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, लघु ज्वार। महासागरीय धाराएं जो गर्म और ठंडी है ना, तो ध्रुवों से ठंडी और भूमध्य रेखा से गर्म बीच में मिल जाती है। तो निश्चित दिशा में महासागरीय जल नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती है, नियमित रूप से चलती रहती है। भाई जैसे बर्फ़ है पानी के अंदर, बर्फ़ पिघलेगी तो ठंडा ही आएगा ना, और जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो पानी गर्म होता है तो वो फिर गर्म लहरें जाएगी, गर्म और ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर जाती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों उच्च अक्षांशों, उच्च अक्षांश का मतलब 0 डिग्री अक्षांश तो निम्न है, 10, 20, 30, उच्च का मतलब 70, 80, 90 वो जो अक्षांश है यानी वो ध्रुवों वाले, उनसे उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्म की ओर, या फिर निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री, 10 डिग्री उधर ध्रुवों से, जैसे देखो ये उच्च अक्षांश है, ये निम्न अक्षांश है, तो इधर से इधर आएगी, ठीक है, ऐसे नीचे प्रवाहित होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। धारा अगर ठंडी आ रही है तो वहाँ सर्दी बढ़ जाएगी, गर्म आ रही है तो गर्मी बढ़ जाएगी। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, वह स्थान सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मछलियों के लिए शानदार होता है वो, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने का भी जो लोग आनंद लेते हैं, मतलब उनके रोजगार बन जाता है। पर तो कोहरे वाले मौसम के कारण नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अब धाराएं मिलेगी ना गर्म और ठंडी, इधर वाली ठंडी इधर वाली गर्म, तो वहाँ थोड़ा धुआं सा उत्पन्न होगा, कोहरा सा हो जाएगा, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, नाव चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब है गर्म जल धाराएं, इनको आप याद कर लेना, रट लेना इनको। विषुवतीय धारा, प्रति विषुवतीय, तो विषुवत नाम आ रहा है ना, तो गर्म ही होगा। उत्तरी विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय, क्योंकि देखो ये विषुवत रेखा ही तो है बीच वाली, तो यहाँ वाली गर्म तो होगी। क्यूरोशियो, इसकी ट्रिक याद रखना भाई, गर्म क्यों हो रहे हो, है ना, क्यूरो। उत्तरी प्रशांत, अलास्का, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, तो स्टीम भाप को बोलते हैं, तो स्ट्रीम ट्रिक याद रख लेना। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, जैसे ये अटलांटिक महासागर है, ये जो ऐस की आकृति का है, तो इसमें विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक, नीचे दक्षिणी अटलांटिक। ओगलास, या इसको कहते हैं अंगुलहास, ये नाम भी आपको मिलेगा किताबों में। ये ब्राज़ील धारा, इक्वेडोर धारा, जैसे ये ब्राज़ील देश है दक्षिण अमेरिका, तो इसके पास वाली जो धाराएं, तो ये, तो इस प्रकार से इनके नाम पड़े हुए हैं। तो ये आपको कोई ट्रिक से कैसे भी करके आप इसको याद रख लेना।
ठंडी जलधारा लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, कैनरीज, आयाशियो, फॉकलैंड, हम्बोल्ट, बेंगुएला, ऑस्ट्रेलियन आदि। तो ये आपको नाम याद रखने हैं दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जियोग्राफी का जहाँ टॉपिक आता है वहाँ। अगला टॉपिक है भूकंप। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी व भूकंप। ज्वालामुखी इसी के साथ ही है क्या, मुझे लगता है ना, इसी में आ जाएगा आगे ज्वालामुखी। पहले भूकंप आएगा, फिर ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब भूकंप के बारे में जो है वो हम देख लेते हैं। तो भूकंप का पहले आप नॉर्मल समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसके अंदर ये जो बीच का क्रोड है, इसमें तो लावा पिघला हुआ वो भी है। उसके अलावा बहुत सारी चट्टानें हैं, प्लेटें हैं। अब इनके अंदर जब हलचल होती है, आपस में टकराती है या कोई मूवमेंट होता है, तो निश्चित रूप से तरंगें उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी और उन तरंगों से कंपन होगा। और कंपन जो होता है भू में, भू का कंप, वो ही भूकंप है। अब ये जो तरंगे हैं वो 3 प्रकार की इसमें तरंगे निकलती है। एक प्राथमिक तरंगे, एक सेकेंडरी तरंगे पी और एस। तीसरी होती है जो आडी तरंगे, लव तरंगे, लेटीट्यूड। तो ये जो प्राइमरी तरंगे हैं, सेकेंडरी तरंगे हैं और तीसरी तरंगे हैं। एक तो ये, इसके अलावा भूकंप जहाँ आता है, जहाँ पे चट्टानें टकराती है, यानी नीचे का केंद्र, वो तो होता है भूकंप का केंद्र। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर जो हिस्सा है, अधि मतलब ऊपर, तो ये कहलाएगा अधि केंद्र। ठीक है, और भूकंप की तरंगे यहाँ से निकल के सीधे ऊपर जाएगी, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इसको मापने के लिए ज़मीन पे एक वो यंत्र सा लगा रहता है, एकदम बहुत साधारण सा होता है, आप गूगल पे सर्च करना, तो उसे रिक्टर स्केल पे होता है, मर्केली या रिक्टर ये पैमाना होता है। और मापने के लिए जो ग्राफ होता है वो कहलाता है सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप मापी यंत्र। और जो पैमाना होता है वो कहलाता है रिक्टर। 3-4 तक कोई घातक नहीं माना जाता, 6 से ज़्यादा रिक्टर स्केल का भूकंप जो है वो घातक माना जाता है। कई खतरनाक भूकंप आए हैं वो 7 या 8 तक के हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इस कंपन से क्या होता है, ज़मीन में दरारें भी पड़ जाती है, सड़कें टूट जाती है, बिल्डिंगें कंपने से गिर जाती हैं। आजकल भूकंप रोधी तकनीक से इमारतें, पुल बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे पुल है, आपने देखा होगा, आप पुल से ऊपर से नीचे उतरते हो तो पुल में अलग अलग ब्लॉक होते हैं, बीच में थोड़ी सी जगह होती है, फिर वो स्तंभ होते हैं इनके। तो इससे क्या होगा, वो कंपन होगा ना, तो टूटेंगे नहीं। मतलब ये एक ब्लॉक है, हिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये अगर पूरा एक सार होता तो फिर ये दरक जाता। तो आजकल जो इमारतें बनती है आरसीसी वाली, उनमें भी भूकंप रोधी तकनीक होती है। तभी आप देखते हैं कि कितनी कितनी मंजिला इमारतें भूकंप आता है, उनका नुकसान नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो अब भूकंप को समझते हैं, देखते हैं। हाँ, ये जो तरंगे हैं ना, प्राइमरी तरंगे, ये ऐसी होती है कि आर पार भी चली जाती है। मतलब तरल, ठोस, द्रव्य सभी के आर पार चली जाती है, इधर से उधर पे पहुंच सकती है तरंगे। ठीक है, सेकेंडरी है वो नहीं पहुंचती। और सबसे घातक जो है एल तरंगे होती है, ये क्षैतिज जाती है इसे, तो ये सबसे घातक होती है। तो देखें, पृथ्वी के अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, साइज वाइज ठीक है क्या, से उत्पन्न आकस्मिक गति के कारण भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अब ज्वालामुखी में क्या है, ज्वालामुखी में भी ये पृथ्वी है, अंदर जो लावा है, यानी अंदर जो पृथ्वी का बीच का जो हिस्सा है ना, उसमें चट्टानें, लोहा सब ऐसे पिघले व्यवस्था में है पानी की तरह, और इतना गर्म है अंदर से वो लावा कि वो फिर विस्फोट होके और चट्टानों को दरारों में से होते हुए, चीरते हुए बाहर आ जाता है। और बाहर आके ऐसे आसपास पूरा फैल जाता है ऐसे, और लपटें निकलती है दूर दूर तक। और कई कई तो ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सक्रिय हैं 12 महीने, कई सालों से, हज़ारों सालों से। तो ये ज्वालामुखी में भी कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है लावा। भूकंप स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे
वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है भूकंप का उद्गम केंद्र या अव का मतलब नीचे, उद्गम केंद्र एपी सेंटर कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ऊपर वाला स्थान, ऊपर अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। यानी जहाँ से निकला वहाँ से नहीं, सीधी ऊपर जाके तरंगें महसूस होगी। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री के कोण पर होता है। हमने अभी ऊपर देखा, आप ये इस कच्चे मानचित्र में ये जैसे अधिकेंद्र था, ठीक है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में जाता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे भूकंप का महसूस कम होता जाएगा। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगें, ठीक है, पेन का कलर थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, या अनुदैर्घ्य। देखो एक तो अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्घ्य होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें या प्राथमिक तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती है। ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, ध्वनि तरंगों के समान होती है, गैस, तरल और ठोस यानी पृथ्वी के इस हिस्से से उस हिस्से तक भी जा सकती है। तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है, बीच में चाहे चट्टान आओ, चाहे पानी आओ, चाहे कुछ भी आओ। इनसे उत्पन्न कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। इससे उत्पन्न कंपन की दिशा, जैसे ये कंपन है और ये तरंग है, तो समानांतर चलेगी। अब है एस तरंगें, सेकेंडरी या अनुप्रस्थ, ठीक है, या आडी या द्वितीयक तरंगें धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती है। केवल ठोस पदार्थों से ही चल सकती है, ये आप ध्यान रखना। एस मतलब स्ट्रॉन्ग, ठोस, ट्रिक याद रखने के लिए माध्यम से चल सकती है। ये तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। जैसे तरंग की दिशा है, उसका ये तरंग ऐसे, तो उसका समकोण ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, वहाँ पर जो है कंपन पैदा करती है। एल तरंगें या पृष्ठीय तरंगें या धरातलीय तरंगें, ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। इनकी खोज HD लव ने की थी, नाम आदमी का, इसलिए तरंगें लव तरंगें भी कहलाती है और नाम से पता चल रहा है कि कितना घातक जो है वो हो सकती है, सबसे अधिक विनाशकारी। नोट, बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 ही प्रकार की होती है। ये कक्षा 11 की NCERT में लिखा हुआ है जियोग्राफी में, भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक यानी भू के गर्भ में, जमीन के अंदर चलने वाली, उद्गम केंद्र से ऊर्जा मुक्त होने के दौरान 2 प्रकार की P और S। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भूगर्भिक कौन सी है, P और S। धरातलीय, धरातल का मतलब जैसे ये ज़मीन है, पृथ्वी है, तो ये ऊपर वाला धरातल है ना ये, और ये अंदर वाला भूगर्भ है, तो ये ऊपर ऊपर ऐसे आड़ी चलती है ज़मीन के ऊपर ऊपर। तो भूगर्भिक तरंगों धरातलीय तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण ये धरातलीय, जिसमें एल आ गई। भूकंप का मापन भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल, जिसमें 0 से लेकर 10 तक, 6 से ऊपर घातक, अभी तक 8 स्केल के 8 साढ़े 8 स्केल तक के भूकंप जो घातक भूकंपों में आए हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। जैसे वर्षटी छाया होता है ना, मतलब जहाँ पहुँचती नहीं है कोई तरंगे। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र P और S दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। जैसे भूकंप है, यहाँ भूकंप आया, ये उसका ऊपर का अधिकेंद्र, इससे 105 डिग्री, जैसे अब 105 अब किधर मापी है, इधर मापी है या ऐसे मापी है, तो उसके जो है P और S तरंगें छाया क्षेत्र है। तो थोड़ा ये डिग्री याद रख लेना सीधा। भूकंप के प्रकार, विवर्तनिक, ज्वालामुखी जन्य, नियात और विस्फोट। विवर्तनिक, ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने से, जैसे मान लो कोई चट्टान है, अब थोड़ी सी मान लो ये दूसरी चट्टान है, वो इस टाइप से हैं, अब ये इधर जगह पड़ी है, इधर सरक गई, ठीक है। ज्वालामुखी, विवर्तनिक का प्रकार है, अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में। अब ज्वालामुखी आया अंदर से बाहर,
तो वहाँ पर भी मूवमेंट तो होगा ही। नियात, ये खनन क्षेत्रों में अधिक खनन के कारण ज़मीन में खान खोद ली गहरी तो फिर चट्टान इधर उधर खिसक सकती है। विस्फोट, जैसे कोई परमाणु या रासायनिक विस्फोट हुआ, तेज़ धमाका हुआ, उससे भी कंपन होता है। आपने देखा होगा ना, डीजे बजता है तो भी घरों की खिड़कियों में बजने लगती है, तो आप समझ सकते हैं। अब आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर का जो लावा है वो भी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का लावा भी, इसमें कई प्रश्न बनते हैं, ऊपर आता है तो कई बार ये बीच में जो दरारें हैं ना, चट्टानें तो है ही, वहाँ जम जाता है। कई बार सीधे खड़े जम जाता है, डाइक आड़े जम जाता है, सिल ऐसे छतरीनुमा गुंबदाकार बन जाता है, लेकोलिथ तस्त्रीनुमा बन जाता है, लेपोलिथ, ये इसके प्रकार। क्योंकि लावा जम गया फिर उससे चट्टानें बन गई, आग्नेय चट्टानें, उन चट्टानों के लपटें लगी, वो सिक गई, ठीक है, शिकाव हो गया चट्टानों का, तो उनसे उनका रूप चेंज हो गया, कायांतरित हो गई, अवसादी से कायांतरित, आग्नेय से कायांतरित, मार्बल वगैरह, मूल चट्टानें ग्रेनाइट वगैरह। फिर ऊपर आया ये, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार हो गए, ऊपर का शंकु, सिंडर, ज्वालामुखी वगैरह कई इसमें आ गए। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, ज़मीन के ऊपर वो एक प्रकार से छिद्र ही हो गया ना वो, जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तरल पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में रहता है मैग्मा कहलाता है। तरल पदार्थ है और मेंटल के ऊपरी भाग में रहता है, तो अंदर है ना वो मैग्मा, यहाँ पे वो मैग्मा है, बाहर आते ही वो हो गया लावा। तरल पदार्थ भूपटल पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। अंदर है तो मैग्मा है, बाहर आ गया तो मतलब लावा है। ज्वालामुखियों का वर्गीकरण, एक तो होता है सील्ड, सील किया हुआ है, ट्रिक याद रखना, ज़्यादा घातक नहीं होता। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विशाल ज्वालामुखी, उदाहरण हवाई द्वीप, सील्ड है ये। मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित, यानी अंदर जो चट्टानें आती है ना बेसाल्ट, इसका ढाल तीव्र नहीं होता। लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है, निकास पर एक शंकु बनता है और सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। दीपावली पर आपने फव्वारे छोड़े हैं ना, इस प्रकार के होते हैं ना, तो आप समझ लो वो ज्वालामुखी है एक प्रकार से, ठीक है, सिंडर शंकु। मिश्रित ज्वालामुखी, बेसाल्ट की अपेक्षा ठंडे और शयान गाढ़ा चिपचिपा लावा आता है, प्राय भीषण होते हैं ये मिश्रित। ज्वालामुखी कुंड, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी, ठीक है, ये इतने विस्फोटक होते हैं कि विस्फोट के समय ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धंसे में विध्वंस करते ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। जैसे ये पृथ्वी ऊपर के बजाय है ना वो इतना खतरनाक विस्फोट हो कि गड्ढा ही पड़ गया, तो वो धंसा हुआ हो गया प्रकार से। बेसाल्ट प्रवाह, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं, जैसे भारत का दक्कन ट्रेप। मध्य महासागरीय, इसका उद्गार समुद्रों में होता है। देखो ये NCERT से जो सार था वो लिया है, मुख्य रूप से रीट और सीटेट के लिए उपयोगी है, अन्य परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। जहाँ जहाँ आपके ये टॉपिक दिखाई देना, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, वायुदाब जो हमने पढ़े हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब में। आगे हम भारत का भी देखेंगे, ये इसको यूनिट 6, रीट के अकॉर्डिंग ये यूनिट 6 है, और जहाँ कहीं भी आपको ये उचित लगे NCERT बेसिक 6 से 12 तक जियोग्राफी, वहाँ आपके लिए उपयोगी है, सामान्य जीके की दृष्टि से भी। पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। ग्रीन हाउस, देखो ग्रीन हाउस क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई लोग पेड़ पौधे लगाते हैं घरों में, ठीक है, तो पेड़ पौधे लगाते हैं, पौधे वगैरह, तो उनके ऊपर एक हरा पर्दा जो है ऊपर, हरा तिरपाल टाइप का पर्दा, वो लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि इनका विकास तेज़ी से होता है, क्योंकि इनसे जो निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो वहीं इकट्ठी होती है और फिर वो थोड़ी ताप होती है, तो ग्रीन हाउस वो बन जाता है, ग्रीन इफेक्ट हो जाता है उस पर, इसलिए इसका नाम। वैसे इसको उष्णता भी कहते हैं। पृथ्वी का तापमान जो है, रियलिटी अब इसके पीछे वो तो नाम इसलिए पड़ा, अब पृथ्वी है और पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती रहती है और किरणें फिर वापस भी जाती है, दिन में भी और ज़्यादा रात में। क्यों? क्योंकि जो गर्मी आई वापस तो जाएगी, तभी रात में ठंडी हो जाती है। अब क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर है वायुमंडल, और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ये जो बाकी गैसें हैं ना, वो तो गर्मी को सोखती नहीं है, मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हालांकि 0.03 ही है पृथ्वी की सतह पर, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रही है, अन्य गैसें भी बढ़ रही है,
जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है, जैसे गाड़ियों का धुआं निकलता है, पेट्रोल आदि से, कोयला जलता है बिजली बनाने के लिए, उससे चिमनियों से निकलने वाला धुआं, और भी कई प्रकार की गैसें, तो हानिकारक पदार्थ, प्लास्टिक वगैरह जलती है, तो वो सब वायुमंडल में घुलता है। और मुख्यतः CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, पेड़ पौधे उसको लेते हैं, तो पेड़ पौधे भी कम हो रहे हैं, तो पेड़ पौधे भी उसको सोख नहीं रहे। तो वो जो CO2 है, इससे क्या है, सूर्य की किरणें आ तो जाती है, वापस जाते समय इनको वहीं पे एब्जॉर्ब है, मतलब उनको सोख लेती है, और फिर तापमान पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है आने वाले सालों में से करें कि तापमान और बढ़ जाएगा, 1-1.5 डिग्री तो बढ़ गया, पहले की तुलना में 1.5 डिग्री तो बढ़ गया है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ गया ना 1-2 डिग्री, तो फिर क्या होगा कि कई घातक प्रभाव पड़ेंगे। जहाँ कहीं सूखा पड़ता था वहाँ तेज़ बारिश होगी, जहाँ बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ जाएगा, पेड़ पौधे, वनस्पति, समुद्री जीव, मानव, सभी के लिए घातक है। दूसरा कि जो ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ है, उनसे तापमान की वजह से वो तेज़ी से पिघलेंगे, तो नदियों में बढ़ जाएगा जल, नदियों में जल बढ़ेगा तो समुद्र में ज़्यादा पानी आएगा, तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। उससे समुद्री जीवों के साथ साथ जो किनारे पे जो द्वीप है, जो लोग रहते हैं, टापू वगैरह है, वो जल में डूब जाएंगे। जैसे मालदीव जैसे देश है, उनको डूबने का पूरा खतरा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई इस ग्रीन हाउस को कम करो, ये जो गैसें निकल रही है ना उनको कम करो। तभी आपने देखा होगा कि भारत ने भी जो अभी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ उसमें अपनी जो प्रतिबद्धता वो जाहिर की है कि 2030 तक बहुत सारी चीज़ें कम कर देंगे, 2070 तक 0 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आने वाले 5-7 सालों बाद पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रिक आएगी, ऊर्जा के अन्य स्रोत कोयले की बजाय सौर ऊर्जा, स्वच्छ हरित ईंधन, इथेनॉल आदि का उपयोग जो है वो किया जा रहा है, ताकि वायुमंडल में ये जो गैसें हैं वो कम से कम उत्सर्जित हो। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि ये लाइन चली गई यहाँ पे। तो समझ में आ रही होगी बात आपके। वे गैसें जो सौर विकिरण की दीर्घ तरंगों का पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अवशोषण करती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। गैसें वायुमंडलीय तापन को बढ़ा देती है। वायुमंडल का तापन करने वाली क्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन O3, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें हैं। और सबसे आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। महत्वपूर्ण समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुआ 1997 में, और 2005 से वो प्रभावी हुआ। अभी हाल ही में आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिसमें मोदी जी ने जो है वो 5 संकल्प पारित किए थे। 2030 तक तो बहुत सारी वो चीज़ें कम करना, और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, यानी एकदम जीरो कर देना कार्बन का उत्सर्जन। पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषकों के परिवहित और विस्तृत होने के आधार पर एक तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू, जमीन और ध्वनि। तो वायु प्रदूषण, इसमें देखो थोड़ा साफ नहीं है, मैं बोल देता हूँ। सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, अमोनिया है, शीशा है, ये वायु में घुल जाते हैं। और फिर बारिश आती है तो बारिश के साथ इमारतों, छतों आदि पर भी आता है, नुकसान होता है। प्रदूषण के स्रोत कोयला, पेट्रोल, डीजल का जलना, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरे का निपटान, वाहित मल आदि। जल प्रदूषण, ये आप जानते हैं, बदबू, घुलित निलंबित ठोस कण, अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, क्लोरोक्साइड वगैरह, इस प्रकार के ये जीवाणु और वाहित मल वगैरह ये इसके कारण है। भू प्रदूषण, ये मानव और पशुओं के विषाणु, जीवाणु आदि से और अनुचित मानव क्रियाकलाप वगैरह, अपशिष्ट वगैरह। ध्वनि प्रदूषण, सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि, ये तो मैं आपसे कहता हूँ, आप आजकल आप देखने लग गए होंगे कि बिना काम जो है शोरगुल नहीं होना चाहिए। हवाई यान, मोटर वाहन, रेलगाड़ियाँ, औद्योगिक प्रक्रम और विज्ञापन मीडिया आदि। तो ये हमने देखी जो यूनिट थी वो। अब हम अगली वीडियो क्लास में देखेंगे भारत की जियोग्राफी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम
जैसे भारत की जियोग्राफी में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे आपके ध्यान में रहें, ताकि आप इसी की NCERT पार्ट 2 भी आप देख सको। उसका लिंक भी फिर इसी वीडियो के नीचे या फिर एक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। भारत वाले में हम ये देखेंगे, देखो इसको जूम कर देते हैं थोड़ा। अगले एक वीडियो में पूरे 1 घंटे में भू आकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन और विकास के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, ये पूरे के पूरे सीटेट और रीट में है। उसके अलावा जहाँ कहीं भी आपके हो NCERT से मैटर तैयार करने की इच्छा हो तो हम ये नोट्स के रूप में आपको पढ़ा देंगे, और ये जो नोट्स है वो आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर जो है वो मिल जाएंगे। यस गुरु, ठीक है, धन्यवाद।